गुड मॉर्निंग क्लास। अब जा रहे हैं हम डिस्कस करने क्लास 9 CBSE का फिजिक्स में अगर बात करें 4th चैप्टर या फिर 11th चैप्टर NCERT जिसका नाम है वर्क पावर एंड एनर्जी। ठीक है, वर्क पावर एंड एनर्जी। देखिए इसमें बहुत शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, चाहे वर्क की बात कर लें, चाहे पावर की बात कर लें, चाहे एनर्जी की बात कर लें। मैक्सिमम डिस्क्रिप्शन चाहे वर्क पावर एनर्जी किसी की भी बात करें वो आपको कहाँ पे मिलेगा, वो आपको मिलेगा क्लास 11th। ठीक है, जब 11th में जाएंगे तो उसका अच्छा खासा डिस्कशन करेंगे आप। अलग अलग हो सकता है चैप्टर्स ही पढ़ें और 12th में जाएँ तो और अच्छे से जानेंगे। ठीक है, कई सारी डेरिवेशन को डिराइव करेंगे। तो ये बहुत शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है इसमें क्लास 9th में, और आइए उसी को देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किसको हम डिस्कस करना, वर्क को। किसको? वर्क को। जैसे कि अभी हम पेन चला रहे हैं तो हम कहते हैं बहुत काम कर रहे हैं। ठीक है, हम सिर्फ बैठ के अगर टाइपिंग कर रहे हैं कंप्यूटर में हम कहते हैं बहुत काम कर रहे हैं। हम बैठे बैठे किताब पढ़ रहे हैं तो हम कहते हैं बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन अगर साइंस की भाषा में बात करें तो वर्क डन इक्वल टू 0, नथिंग, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कुछ हो नहीं रहा है। और आपको वर्क का फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क किसका प्रोडक्ट है? वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दैट्स व्हाई इफ फोर्स इज नॉट अप्लाइड so there is no work, या if there is no displacement means there is no work। क्लियर? कि हम यहीं खड़े हैं और हम दिन भर इसमें 1000 न्यूटन 500 न्यूटन इसमें ताकत लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं और दीवार हिल नहीं रही। ठीक है, एक आइडियल केस है, इतना लगाएंगे वो दीवार हिल जाएगी क्या? गिर भी जाएगी। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लिया मुझे जोर लगा रहे हैं और ये दीवार हिल भी नहीं रही, तो हम दिन भर इसी तरह लगे रहें, कोई फायदा नहीं हमें मिलने वाला। दिन भर पूरा समय हम वेस्ट कर दें इसी में ताकत लगाते रहें, लेकिन आफ्टर ऑल हमारा वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा किसके इक्वल है? 0 के इक्वल। दैट्स व्हाई वर्क इज इक्वल टू 0, नथिंग। ओके, समझ आया? अगर इसका हम एक तरह से शॉर्ट डेफिनेशन समझें तो क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कॉस्ड बाय द फोर्स। क्या है इसमें जो है कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट है किसका? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। मीन्स अगर किसी चीज़ पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और थोड़ा बहुत भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस चीज़ पर, जिस चीज़ पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मीन्स क्या हो रहा है? काम हो रहा है। क्लियर? वर्क डन, काम हो रहा है। अगर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, कोई भी फोर्स आप नहीं अप्लाई कर रहे हैं, मीन्स वर्क नथिंग, 0, वर्क नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और इधर साइड RS जो है फोर्स लगा रहे हैं तेजी से F। ठीक है, तो जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा S। ठीक है, तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है वर्क कौन सी क्वांटिटी है? नहीं, यही थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे आप आगे चल के वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ोगे। ठीक है, तो जब कभी भी कोई वेक्टर का A वेक्टर B का अगर डॉट प्रोडक्ट होगा तो आपको क्या हो जाएगा? वो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, ये आगे चल के फिजिक्स में आपको अच्छे से डिस्क्राइब किया जाएगा। जब आप क्लास 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे तो पहले मैथ में आपको वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करना सिखाया जाएगा। तो जब वहाँ सीख जाएंगे तो आपको फिजिक्स में और अच्छे समझ में आएगा। तो अभी कुछ डिस्क्रिप्शन है नहीं तो समझाने से कोई फायदा नहीं, बस इतना जान लीजिए यहाँ पर जो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है ये एक डॉट प्रोडक्ट है। दैट्स व्हाई ये यहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा हमारा? वर्क हो जाएगा हमारा स्केलर क्वांटिटी। क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, डिवीजन में हमने जैसे लास्ट टाइम हमने बताया ही था कि वेक्टर क्वांटिटी अपॉन स्केलर क्वांटिटी था तो वेक्टर क्वांटिटी हो गया था, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर वर्क क्या है? आपका स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट क्या हो गया? वर्क का SI यूनिट हो गया जूल। ठीक है, और CGS यूनिट क्या हो गया? अर्ग। क्या है? अर्ग। ठीक है, तो अगर इसको हम दोनों को स्पेसिफाई करें तो 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग।
1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्थ। ठीक है, समझ आया आपको? रिप्रेजेंट कर लेंगे सर इसकी वो एसआई यूनिट सर न्यूटन मीटर की तो हो सकती है। नहीं, वर्ग की एसआई यूनिट होती है आपका जूल। दोनों की एसआई यूनिट करके मान जूल है, जूल। इज दैट क्लियर? आप इधर आके बैठ जाए। अब एक बात और जान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होता है। ये भी एक बहुत बड़ा विषय है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा। मान लीजिए हम क्या है, हम पुश कर रहे हैं बैकवर्ड साइड। अभी मैं उड़ जाऊंगा, दिखूंगा ही नहीं, मैं धक्का दे रहा हूँ पीछे की तरफ दीवार को, डिस्प्लेसमेंट जीरो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो इसका मतलब नो वर्क। क्लियर? तो किन किन केसेस में वर्क डन जो है हमारा जीरो हो सकता है? जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तब हमारा वर्क डन जीरो हो जाएगा, या फोर्स जीरो हो तब हमारा वर्क डन जीरो हो जाएगा। भाई हमने मान लीजिए 500 न्यूटन फोर्स का जनरेशन किया। 500 न्यूटन क्या है? फोर्स का जनरेशन कर रहे हैं। तो जब फोर्स का जनरेशन करके हम बहुत ताकत लगा रहे हैं तभी भी क्या है, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे? नो वर्क डन, काम हुआ ही नहीं। क्लियर? कुछ भी काम नहीं हो रहा है अकॉर्डिंग टू साइंस। ठीक है, साइंस के हिसाब से जो हम लोग ये टाइपिंग पर करते हैं, थक जाते हैं, बुक खोल के बैठे रहते हैं, थक जाते हैं, तो आप लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं साइंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप किसी प्रकार का डिस्प्लेसमेंट भी नहीं कर रहे हैं, ना कोई फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, आप अगर आप सो नहीं, एग्जाम्पल कई सारे ले सकते हैं, जैसे कि आप तो क्या कर रहे हैं, आप गहरी सोच में पड़े तो उसमें क्या कहते हैं, कोई आप काम कर रहे हैं नहीं, ना कोई फोर्स लग रहा है, ना कुछ डिस्प्लेस हो रहा है, मन में ही तो विचार कर रहे हैं, एक जगह स्थिर होकर विचार कर रहे हैं। तो वर्क डन इक्वल टू जीरो। इज दैट क्लियर? समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए अब बात करते हैं एनर्जी। किसकी बात करते हैं? एनर्जी। चलिए एनर्जी क्या है उसकी बात कर लें। एनर्जी की बात करें तो इट इज अ कैपेसिटी टू डू वर्क। किसी भी चीज, किसी काम करने की जो क्षमता है उसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी। कैपेसिटी टू डू वर्क इज एनर्जी। इज दैट क्लियर? अब कई फॉर्म है एनर्जी, कई प्रकार के एनर्जीज हैं, जैसे कि हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कई प्रकार की एनर्जी। ठीक है, आपने देखे भी हैं, लाइट एनर्जी को भी जानते हो, इलेक्ट्रिकल को भी, हीट को भी। ठीक है, जिसकी कमी आजकल आपको महसूस हो रही है हीट एनर्जी की। दैट्स वाई आजकल आप इतने कपड़े पहन के घूम रहे हैं। ठीक है, हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, सोलार एनर्जी है, न्यूक्लियर, केमिकल, ये सब एनर्जीज अलग अलग फॉर्म से हैं। सेम यूनिट एज वर्क एंड स्केलर क्वांटिटी। जैसा कि वर्क में SI यूनिट क्या है? जूल है, वैसे एनर्जी की भी SI यूनिट क्या है? जूल है। और क्या कहते हैं, आपका यूनिट कैसी है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर? इज दैट क्लियर? ठीक है, एज इट इज जैसे वर्क में है। क्लियर? अब एक आपने चीज पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब उसमें क्या पढ़ा है? एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, द फॉर्म ऑफ एनर्जी इज चेंजिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। क्या है? एनर्जी को ना हम बना सकते हैं, ना उसे हम नष्ट कर सकते हैं। हम क्या है, एक एनर्जी को दूसरे फॉर्म में परिवर्तित कर रहे हैं बस। इसका मतलब कि जब धरती बनी थी तब से लेकर आज तक जितनी एनर्जी तब थी उतनी एनर्जी आज भी है, इक्वल।
ठीक है, एनर्जी ना बढ़ रही है ना घट रही है, क्योंकि ना हम एनर्जी बना सकते हैं और ना हम उसे कम कर सकते हैं, बस खाली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है। इस जनरेटर में क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल जितना तेजी से जनरेटर मूव करता है उतनी इलेक्ट्रिसिटी इंटेंसिफाई हो जाता है, तेज हो जाती है। क्लियर? आपने ध्यान दिया होगा जब कभी भी मान लीजिए जनरेटर से कनेक्टेड है और इलेक्ट्रिसिटी एप्लायंस आपके घर में जल रहे हैं, तो आपने बल्ब को देखा होगा, 100 वॉट बल्ब, वो बहुत तेजी से ब्लिंक करता रहता है। ठीक है, वोल्टेज लो होने के कारण वो ब्लिंक करता रहता है, और जैसे जनरेटर तेज हो जाता है वैसे वो ब्लिंक करना बंद कर देता है। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, जो मैकेनिकल एनर्जी हो रही है वो कन्वर्ट किस में हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आपके मन में सवाल आएगा, सर जब एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, खत्म नहीं हो सकती है, तो फिर हम एनर्जी को सेव करने की बात क्यों कहते हैं? तो उसका कारण ये है कि एनर्जी भले डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, बट उस एनर्जी के जनरेशन में जो फ्यूल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसे जनरेटर चलाने के लिए किसका इस्तेमाल कर रहे हो, डीजल का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसको तो वो भी तो जनरेट नहीं किया जा सकता है, वो तो खत्म हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इसीलिए हमें से एनर्जी को सेव करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी को जनरेशन इन द सेंस उसे बना नहीं रहे, उसको ट्रांसफॉर्मेशन में जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं उसको तो दोबारा हम जनरेट नहीं कर सकते, तो इसलिए सेव करना आवश्यक है। ठीक है, समझ आया? इज दैट क्लियर? जैसे कि आप पटाखे लगाते हैं, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, साउंड एनर्जी। धमाका खूब तेज होता है, आस पड़ोस के लोग जान जाते हैं कि भाई कुछ हुआ है, आज पटाखे लग रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी तेजी से मूव करता रहता है। ठीक है, अगर आपको हाथ वहाँ चले जाए तो हो सकता है उसमें चोट भी लग जाए। क्लियर? वो क्या करता है, उसी मैकेनिकल एनर्जी को डायनेमो की मदद से किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ ऑल काइंड इन द यूनिवर्स सेम एज द फोर्स एंड द सेम, बट वी कैन से टू सेव द एनर्जी फॉर द जनरेशन ऑफ द एनर्जी मैकेनिज्म नीड फ्यूल दे कैन बी एग्जॉस्टेड। क्या है कि वही चीज़ हम दोहरा रहे हैं कि हमने बोला था, जैसे कि एनर्जी जितनी भी है वो सब सेम है, बस खाली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है। अगर सभी, मैंने ये नहीं कहा एक एनर्जी की बात कर रहे हैं, वो सब इक्वल है, जो पहले था वो भी, सभी एनर्जीज को अगर हम ऐड करते हैं तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी पहले था उतना भी आज भी है, बट उनको जनरेशन में, उनके ट्रांसफॉर्मेशन में जो हमें फ्यूल रिक्वायर्ड है वो एग्जॉस्टेबल है, वो खत्म हो सकते हैं और उनको भी हम दोबारा जनरेट नहीं कर सकते। दैट्स वाई सेविंग एनर्जी इज नेसेसरी। इज दैट क्लियर? गॉट इट? ओके, चलिए अब पावर की बात करते हैं। जैसे कि यहाँ की पावर इस वक्त एब्सेंट चल रही है, आप समझ गए होंगे किसकी बात कर रहे हैं। पावर, शक्ति। ठीक है, तो अब जैसे कहते नहीं क्षमता कितनी है, जब कंपैरिजन करते हैं कि ही हैज लेस पावर, ही हैज हाई पावर। क्लियर? और जो बड़ा डायनेमो रहता है जिसको ट्रैक्टर से चलाया जाता है वो ज़्यादा लोड संभाल सकता है, उसके पास ज़्यादा पावर। ठीक है, और जो छोटा सा जनरेटर आता है होंडा का, जो एक बाइक के बराबर, स्कूटी के बराबर रहता है, वो कम लोड उठा सकता है। तो अलग अलग पावर्स के हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि उस छोटे से जनरेटर को आप स्टार्ट कर दोगे, पूरे घर के अप्लायंस ऑन कर दोगे, चलने लगेंगे, या उसके लिए आपके पास बड़े से जनरेटर की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? इसका रीज़न ये है क्योंकि सबका पावर डिफरेंट। क्लियर? दैट क्लियर? अब हम इससे सोचें कि DSLR वाला पिक्सल आए तो नहीं पॉसिबल है भाई। मोबाइल फ़ोन कैमराज से कितना आ सकता है, DSLR का वो नहीं आ सकता, इफेक्ट नहीं आ सकता है। या फिर हम कहते हैं एग्जैक्टली जूम इन जूम आउट हो, जैसा कि हमारे नॉर्मल कैमराज में होता है कैनन के, तो ऐसा नहीं आ सकता है। पॉसिबल क्यों नहीं है? रीज़न इसका है क्योंकि इसका पावर, उसका पावर डिफरेंट। ठीक है, वो सोलफुली एक ही काम करता है, फोटो खींचता है। ये मल्टीटास्किंग है, कई सारे काम करता है। फ़ोन कॉल भी करते हो, गेम भी खेलते हो, इवन दो क्या कहते हैं आप वीडियोस भी देखते हो, हाँ, इंटरनेट सपोर्ट करते हो, कैमरा का इस्तेमाल करते हो, तो मल्टीटास्किंग है। और वो एक सिंगल टास्क के लिए उससे फोटो ही खींच सकते हैं। क्लियर? समझ आया? तो डिफरेंट है।
तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, पावर की। तो लेस टाइम टू डू द सेम वर्क मीन्स द मोर पावर। अगर किसी एक काम को लिए एक व्यक्ति को कम समय लग रहा है उस काम को पूरा करने के लिए, और दूसरा जो व्यक्ति उससे ज्यादा समय लग रहा है, तो किसके पास पावर ज्यादा है? जिसको कम समय लग रहा है उसके पास पावर ग्रेटर है एज कंपेयर टू द अदर पर्सन। इज दैट क्लियर? समझ आया? इट इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम। इसका मतलब क्या है कि हर समय अनुसार कितना काम कंप्लीट हो रहा है, मींस पावर इक्वल टू हो गया वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, पावर। क्लियर? आगे देखते हैं। फिर अब आपको पता है वर्क का एसआई यूनिट क्या है? जूल है, और टाइम का एसआई यूनिट है सेकेंड। ठीक है, तो 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड इक्वल टू होता है 1 वॉट। क्या होता है? 1 वॉट। क्लियर? ये आपकी एसआई यूनिट है, किसकी? पावर की। तो इलेक्ट्रिसिटी की है, पावर की एसआई यूनिट है भाइयों। पावर इज इलेक्ट्रिसिटी। क्या है इलेक्ट्रिसिटी में? तो और अभी हम उसको बताएंगे, आपको समझाएंगे। वॉट जो है वो क्या है? एसआई यूनिट है, किसकी? पावर की। या हम कह सकते हैं 1 जूल पर सेकेंड एसआई यूनिट है, किसकी? पावर की। दोनों बात सेम होगी। कहीं पे 1 जूल पर सेकेंड लिखा हुआ मीन्स वहां वॉट ही लिखा। कंफ्यूज मत होना, ठीक है? कंफ्यूजन कहाँ आएगी आपको? न्यूमेरिकल्स में कंफ्यूज मत होना। अगर जूल पर सेकेंड लिखा, अरे सर एसआई यूनिट दिया ही नहीं, एसआई यूनिट चेंज करना पड़ेगा। नहीं, ये वॉट लिखा हुआ है, 1 वॉट। क्लियर? समझ में आया? चलिए, अगर मान लीजिए कभी आपको चेंज भी करना है, जूल में आपको वर्क दिया हुआ है, एनर्जी टाइम दिया हुआ है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं वॉट में। क्लियर? आराम से डिवाइड करके तभी तो निकलेगा वैल्यू आपको एग्जैक्टली। क्लियर? समझ में आ गया? वन वॉट है क्या? When 1 joule of work is done in 1 second, the power is said to be of 1 watt. जब 1 जूल काम हो रहा है 1 सेकेंड के अंदर, तो हम उस पावर को कितना कहेंगे? 1 वॉट। कितना कहेंगे? 1 वॉट, नहीं वॉट। क्लियर? चलिए, अब कॉमर्शियल यूनिट की बात करें, जो आप क्या कहते हैं, पढ़ते हो कहां पर? हाँ, चलिए बात करते हैं किसकी? कॉमर्शियल यूनिट, दैट इज 1 किलोवाट। 1 किलोवाट इक्वल टू कितना होता है? 1000 वॉट। और 1 हार्स पावर इक्वल टू कितना होता है? हाँ, 1 हार्स पावर इक्वल टू कितना होता है? हॉर्स पावर कहते नहीं, इतने हार्स पावर का इंजन है हमारी गाड़ी का। हाँ, तो इक्वल टू कितना होता है? 746 किलोवाट। कितने इक्वल होता है? 746 किलोवाट के, वॉट के, वॉट के। तो मतलब छोटा होता है किलोवाट जी। इज दैट क्लियर? चलिए, पावर क्या है आपका? स्केलर क्वांटिटी। क्लियर भाई? आपका वर्क भी स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, तो अल्टीमेटली पावर भी स्केलर क्वांटिटी हो ही जाएगा। डिवीजन में है, दिख रहा है आपको। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं, वो पावर इक्वल टू क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। पावर इक्वल टू क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। और वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पावर इक्वल टू क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। और वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे रख सकते हैं वैल्यू? यस सर। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट रख सकते हैं। यस सर। और P इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और ये हमें पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी होता है। होता है? तो अब यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू वेलोसिटी हो जाएगा। कोई दिक्कत है? समझ में आया? तो अब बात करते हैं 1 किलोवाट आवर की, जो कि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट रहता है। वो भी जान लो क्या होता है। बिजली किस हिसाब से नापी जाती है, पता चले कि कोई आपसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बिल ले रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है? 1 किलोवाट आवर, जिसको आप क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी, जिससे आप नापते हैं आपके घर में इलेक्ट्रिक
जितना इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल किया जाता है, मीटर की रीडिंग इसी में ही होती है, किलोवाट आवर में। तो पावर कैन ऑल्सो बी गिवन बाय द पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था पावर जो कैपेसिटी टू डू वर्क है वो होता है आपका एनर्जी, तो आप वर्क के इक्वली बता सकते हैं। तो पावर इक्वल टू क्या कह सकते हैं आप, एनर्जी अपॉन टाइम कह सकते हैं, ठीक है। तो एनर्जी को एक साइड रखेंगे और टाइम इस तरह मल्टीप्लाई होगा, तो एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया, पावर इनटू टाइम हो गया। पावर हमने ले लिया किलोवाट में, ठीक है, और टाइम ले लिया हमने आवर में, तो उसका यूनिट क्या हो गया एनर्जी का, किलोवाट आवर हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर। 1 किलोवाट कितने इक्वल होता है 1000 वाट के, और 1 आवर इक्वल टू कितने होता है 3600 सेकेंड, क्लियर। 3600 सेकेंड के इक्वल होता है, क्लियर, समझ में आया। तो अब 1 किलोवाट आवर को 3600 इंटू 1000 करेंगे तो हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल, क्लियर। उसको जूल में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इज दैट क्लियर, समझ में आ गया जी। चलिए आगे देखते हैं। वर्क कैन बी इन 3 फॉर्म, 3 तरह से वर्क हो सकता है, आइदर पॉजिटिव, आइदर निगेटिव, आइदर जीरो। पॉजिटिव कब होगा जरा देख लीजिए, जब कोई ऑब्जेक्ट है, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, मीन्स मूवमेंट भी हो रहा है, तो आपका वर्क किस में रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, इज दैट क्लियर। पॉजिटिव वाला समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव कब हो सकता है, जैसा कि देखिए अब यहाँ पर जब हम ऊपर की तरफ बॉल को थ्रो करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट किस साइड में हो रहा है, अप साइड में, और ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ लग रहा है, ग्रेविटी दैट इज डाउनवर्ड साइड। तो सर यहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि मान लीजिए भाई ग्रेविटी माइनस में है तो माइनस इंटू प्लस आपने क्या पढ़ा है, माइनस ही तो होगा। चलिए तो माइनस हो गया। अब यहाँ पे बात करें, अब कहोगे सर खाली ग्रेविटी का एग्जांपल दोगे और दूसरा कुछ नहीं दोगे, चलो देखो, डिस्प्लेसमेंट इस साइड में हो रहा है ऑब्जेक्ट का, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। लगता है ना फ्रिक्शनल फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, नेगेटिव लग रहा है, तो नेगेटिव इनटू पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव, तो मीन्स वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव में, ठीक है, उल्टा काम हो रहा है। चलिए अब जीरो कब होगा, या तो आइदर फोर्स इज इक्वल टू जीरो, फोर्स जीरो के बराबर है, फोर्स नहीं लग रहा है, या फिर दूसरा क्या आपका जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो, ठीक है। इनमें से कोई एक जीरो हो या फिर दोनों जीरो हो, वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो, नथिंग, कोई वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे कि हम टाइपिंग दिन भर करें, 24 घंटे करें, 7 दिन करें, लेकिन वर्क डन हम कितना कर रहे हैं, जीरो, क्योंकि कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। हम एक ही जगह पे स्टिल हैं, ठीक है, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा मैं काम करने से, तो वर्क डन कितना है, जीरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैकेनिकल एनर्जी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी दैट इज पॉजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन और ड्यू टू इट्स पोजीशन। क्या है, एनर्जी जो कि किसी भी बॉडी के द्वारा ली जा रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में या फिर उसकी पोजीशन के बदलाव में जो एनर्जी उसके द्वारा एब्जॉर्ब की जा रही है, ली जा रही है, वो क्या है आपका मैकेनिकल एनर्जी। वो दो तरीके की, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, दैट इज एनर्जी दैट इज कंज्यूम्ड ड्यू टू चेंज इन मोशन, मोशन के चेंज। जरा देखिए आपने पढ़ा होगा, अभी आगे पढ़ेंगे, जब मैटर में पार्टिकल्स क्या होते हैं, मोशन में आते हैं, तो उनको क्या मिलता है, काइनेटिक एनर्जी मिलती है ना, हीट के कारण, तभी तो मोशन में आते हैं पार्टिकल। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस चेंज होता है, समझ में आया, एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब मान लिया गया कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास है m, उस पर फोर्स लग रहा है F, इनिशियल वेलोसिटी है u, फाइनल वेलोसिटी है v, और एक्सीलरेशन a, डिस्प्लेसमेंट है s। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है वर्क डन। तो वर्क डन, तो काइनेटिक एनर्जी वर्क डन अगर हम निकालना चाहें तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो
तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारा होता है वर्क डन। लेकिन हमने मान लिया कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो सीधी सी बात है जब एक mu² में एक वैल्यू 0 हो गई तो बाकी की वैल्यू भी 0 हो जाएंगी। 0 इंटू ऑल 1 करोड़ कर दो 0 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो हमने मान लिया इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। अब काइनेटिक एनर्जी हमें फॉर्मूला पता करना है, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का वैल्यू पता है ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब वर्क इज W इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma हो जाएगा, और F जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट 2as इक्वल टू काइनेमेटिकल इक्वेशन पढ़ा था, 2as इक्वल टू v² माइनस u², s इक्वल टू हो जाएगा v² माइनस u² अपन 2a। यही वैल्यू हम जाके यहाँ पे पुटअप कर दिए, a और a कट गया, u को हमने 0 के इक्वल माना है तो u² भी 0 हो जाएगा। तो हमारा वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा हाफ mv², और हम जानते हैं वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा हाफ mv²। क्लियर? m क्या है, मास, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। क्लियर? यहाँ पर वेलोसिटी ही मानेंगे, लेकिन जब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी कोई नंबर्स हैं, डिफरेंट है, तब क्या करें? तब यहाँ तक हमने देखा ही था। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली ब्रेक डाउन कर देंगे क्योंकि u² 0 के इक्वल नहीं है, तो ब्रेक डाउन कर दिया तो वर्क डन इक्वल टू हो गया हाफ mv² माइनस हाफ mu²। क्लियर? तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो गया हाफ mv² माइनस हाफ mu²। कैसे आया, आपको समझ में आ गया होगा कि भाई फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी हो गई और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कुछ और नहीं होगी। जब उस ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी ऑलरेडी थी तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कुछ और नहीं होगी। तो हमारा टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो वही हमने माइनस कर दिया तो हमें वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, मीन्स जब v और u कोई नंबर्स हैं, डिफरेंट नंबर्स हैं, तब हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी, तब ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। और जब u हमें दिया ही नहीं है, 0 दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी 0 की इक्वल है, तो हमें डायरेक्टली के का फॉर्मूला हाफ mv²। क्लियर? समझ आया? इज दैट क्लियर? तो ये फर्स्ट पार्ट है जिसका मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। अब हम देखेंगे चेंज इन पोजीशन, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। आइए देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या है। चलिए आइए देखते हैं मैकेनिकल एनर्जी का सेकंड फॉर्म, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। कभी आपने देखा होगा कि एक सर्टेन हाइट पर आप अगर कोई बॉल लेकर जाते हैं, आपने बॉल उठाई, आपने कोई फोर्स नहीं लगाया, सिर्फ उसको उठाने में जो फोर्स लगाया वही लिया। ठीक है, आप सर्टेन हाइट तक लेकर जाते हैं और बॉल छोड़ देते हैं, वो तेजी से नीचे की तरफ गिरता है। तो जब नीचे से ऊपर आप ले जाते हैं उसमें एक सर्टेन एनर्जी स्टोर्ड होती है, उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं उसे हम, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि यहाँ से ऊपर जाने में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हमारा क्या हो जाएगा, हाइट के इक्वल हो जाएगा, दैट इज एस इक्वल टू हाइट हो जाएगा। ठीक है, और जो एक्सेलरेशन है वो हमारा क्या हो जाएगा, जो कि डाउनवर्ड साइड में मूव कर रहा है, वो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेविटी। ए इक्वल टू ग्रेविटी हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू। क्लियर? अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, जैसे कोई स्टोन ऊपर ले जाते हैं, हम छोड़ देते हैं, खूब बड़ा सा एक पत्थर लिया और यहाँ छोड़ दिया, मेरा नीचे पैर है, मेरे पैर में चोट लग जाएगी। क्यों लगेगी? क्योंकि मैंने जब उसे उठाकर यहाँ तक लेकर आए उसमें कुछ एनर्जी स्टोर्ड हो गई, और जब हमने छोड़ा तो जब नीचे पैर में गिरेगा तो सारी एनर्जी हमारे पैर पे दे होगी। ठीक है, तो ऐसे ही है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हाइट हो गया, और जो ग्रेविटी है जो कि एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है, वो दैट इज ए इक्वल टू हो गया ग्रेविटी। अब हमें पता है P पोटेंशियल एनर्जी, हमें पता है इसका फॉर्मूला mgh है। आइए इसे प्रूव भी करते हैं कैसे है। हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क होता है, और वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल हो गया, h के इक्वल, और फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और a किसके इक्वल है, ग्रेविटी के। तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया। अब ये पहला इक्वेशन मान लिए, ये सेकंड इक्वेशन मान लिए, सारी वैल्यूज को पुट अप कर दिए, तो फोर्स के ध्यान में रख दिया मास इनटू एक्सेलरेशन मींस मास इनटू ग्रेविटी। ठीक है, mg हो जाएगा। क्लियर? और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हाइट हो गया, तो mgh प्रूव्ड हो गया। क्लियर? तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला प्रूव्ड हो गया, जैसे काइनेटिक एनर्जी का प्रूव किया गया था लास्ट की समझ में आया। आप एक चीज और जान लीजिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी नहीं, work energy theorem, the amount of energy is transferred in a body or in an object is always to the equal of amount of work done on it। क्या है, जैसे कि ठीक है,
जितना एनर्जी इस बॉल को हमने थ्रो किया, यहाँ पर हो चाहे बॉल यहाँ पर हो चाहे बॉल यहाँ पर हो, हमेशा एनर्जी सेम रहेगा। उसको भी हम प्रूव भी करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूव भी करेंगे। और जैसे कि हम देख लीजिए, आप फेंकते हैं ऊपर तक आता है, उसका फिर नीचे आके भी गिरता है ना, तो एनर्जी सेम इन ऑल पोजीशन, सभी पोजीशन में एनर्जी सेम रहती है, पहली चीज। दूसरी चीज ये जान लीजिए, जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग खूब तेजी से आप सप्रेस करते हैं, और सप्रेस करने के बाद अपना चेहरा सामने ले आइए और हाथ हटा दीजिए, प्लीज घर पे मत करिएगा। तो क्या होगा, तेजी से वही स्प्रिंग क्या होगा, बैक आकर के आपके चेहरे पर लग जाएगा वापस, ठीक है, और चोट भी लग सकती है। तो यहाँ पर जो एनर्जी आपने लगाया उसको सप्रेस करने में, वो क्या हो गया, स्प्रिंग में स्टोर्ड हो गया, उसकी पोजीशन चेंज हुई, मोशन नहीं हुआ, पोजीशन चेंज हुई और वो एनर्जी स्टोर्ड हो गया, और जहाँ हमने छोड़ा तहाँ वो रिफ्लेक्ट बैक करके फिर से वापस आया। क्लियर? तो आपको पता ही है, एनर्जी नॉट बी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो ट्रांसफर हो रही ना एक जगह से दूसरी जगह। बस पिछली बार जब हम पढ़ रहे थे काइनेटिक एनर्जी, तो वहाँ भी मोशन हो रहा था पार्टिकल्स का। यहाँ पर क्या है, पोजीशन चेंज हो रहा है। क्लियर? इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? चलिए अब बात करते हैं किसकी, लास्टली जो है हमारा, उसको थ्योरम को प्रूव करते हैं, जो हमारा वर्क एनर्जी है, थ्योरम 1। तो देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। उसमें वी हैव टू प्रूव दैट टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्या है कि जो टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहती है। तो हमने मान लिया कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक सर्टेन हाइट h तक गया, मास उसका m है, तीनों पोजीशन पे A B पे भी और C पे भी, ठीक? इज दैट क्लियर? चलिए, हम टोटल हाइट हमारा h है, जो हमारा एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है अपोजिट साइड में, ग्रेविटी g हो गया, और हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट x के इक्वल हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या हो जाएगी, h माइनस x हो जाएगी। दैट्स इट, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें ये प्रूव करना है टोटल एनर्जी जो भी है, वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी TA इक्वल टू TB इक्वल टू TC, मींस TA TB TC क्या है कि टोटल पोटेंशियल, टोटल एनर्जी एट A, टोटल एनर्जी एट B, टोटल एनर्जी एट C, तीनों जगह पे इक्वल है। क्लियर? क्योंकि हमें पता है कि एनर्जी क्या है, कहीं ना कहीं चेंज होती है, एनर्जी खत्म नहीं होती, तो प्रूव भी करना है। चलिए देखिए, पहले हम बात करेंगे टोटल एनर्जी एट A, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इज दैट क्लियर? mgh पोटेंशियल एनर्जी हो गया प्लस m हाफ mv स्क्वायर, v इक्वल टू 0। क्यों? मैंने आपको बताया था ग्रेविटेशन में, फ्री फॉल में आपको बताया था, फाइनल पोजीशन पे जब बॉल पहुंचता है, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी रहे, लेकिन जहां से बॉल वापस आने लगता है तो वहां पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 के इक्वल हो जाती है। इसलिए हमने यहाँ पे 0 रख दिया, क्योंकि फाइनल पोजीशन है ये हमारा, तो 0 से हम मल्टीप्लाई करें किसी भी नंबर 0 हो जाएगा, तो पहला इक्वेशन क्या निकल आया, mgh, दैट्स इट, इक्वल, समझ आ गया। चलिए अब दूसरा बात करते हैं TB, ट्यूबरक्लोसिस नहीं। अब B पे जो टोटल एनर्जी है उसकी बात करें तो वो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एट B प्लस काइनेटिक एनर्जी एट B। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mg इनटू क्या हो जाएगा आपका हाइट। हाइट 0 है क्योंकि आप ग्राउंड लेवल पे आ गया है, ठीक है, वहां पे हाइट 0 है, तो mg इंटू 0 0 हो गया, और हाफ mv स्क्वायर। आपने पढ़ा था काइनेमेटिकल इक्वेशन में 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है। तो हमने a जो है हमारा किसके इक्वल है, ग्रेविटी के इक्वल एक्सेलरेशन है, और s हमारा हाइट के इक्वल है, और u 0 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, क्योंकि ग्राउंड की बात करें तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh हो जाएगा। u जब 0 है तो v स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2gh, ठीक है, यहाँ पे प्रूव हो गया। अब यहाँ पे हमने वैल्यू रख दिया v स्क्वायर, यहाँ पे 2gh रख दिया, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, फिर से हमें मिल गया क्या, mgh। तो अभी हमने किसको प्रूव कर दिया, a को b के इक्वल प्रूव कर दिया। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, c के बारे में। c में देखिए तो टोटल एनर्जी एट c क्या हो जाएगा, pc प्लस kc, मींस पोटेंशियल एनर्जी एट c प्लस काइनेटिक एनर्जी एट c। चलिए देखिए, तो mg ब्रैकेट में हाइट जो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या है, जब टोटल हाइट h है तो यहाँ पे मैंने मान लिया x है, तो हाइट क्या हो गया, h माइनस x हो गया, h माइनस x, हाफ mgh, ठीक है, mgx है 2mgx, कैसे आया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh, हमने पहले ही प्रूफ किया। अब हमने u को मान लिया, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है,
फाइनल वेलोसिटी कुछ और है, तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2gx। x क्यों माना, क्योंकि मूवमेंट जो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट होना है वो कितना है x है, तो हमने यहाँ पे x रख दिया, तो हो गया 2gx, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया। अब इसको ओपन करिए, mgh माइनस mgx प्लस mgx और mgx कैंसिल आउट हो गया, फिर हमें मिल गया क्या mgh। देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होता है वही टोटल एनर्जी होता है, वो 1 पे भी वही है, 2 पर भी वही है, 3 पर भी वही है। तो मीन्स हमने प्रूव कर दिया कि एनर्जी ना डिस्ट्रॉय होती है ना जनरेट की जाती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है, इक्वल रहती है किसी भी एक्टिविटी। क्लियर। अच्छा, अब एक खास बात आपको एक विशेष सूचना देना है कि मैंने जितना भी एक्सप्लेन किया है मैंने हर एक चीज़ को पुट अप किया है, बताया भी है कि ये काइनेटिक एनर्जी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये फाइनल वेलोसिटी है। जब आप प्रूविंग करेंगे तो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा आपको, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एट इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, ये सारी चीज़ एक्सेलरेशन a, डिस्प्लेसमेंट s, सब कुछ आपको रिटन स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, बिना स्टेट किए हुए आप डायरेक्टली जाके प्रूविंग मत करना। मैंने भी स्टेट किया बट मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ स्टेटमेंट लिखना आप लोग नहीं लिखेंगे तो आपको मिलेगा ओंडो, फिर उसका आप ऑमलेट बना सकते हैं या फिर उसे उबाल के भी खा सकते हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ आपको करना है, अच्छे मार्क्स पाने हैं तो ये बात याद रखिएगा, आपको स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे। मैंने जो स्टेटमेंट्स आपको समझा दिए थे, आपको जो पेपर होता है उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए आपको स्टेटमेंट क्या करना पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया? मैंने बता दिया, ये मत कहना मैंने बताया नहीं। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। यहाँ पे एक चैप्टर ओवर होता है, कल हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, वो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज मैटर। ठीक है, वो स्कूल वाला मैटर नहीं, बवाल कुछ और मैटर पढ़ेंगे, आइए देखिए कल। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।